हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में कई लेक्चर्स देख लिए थे, जैसे जियार्डिया देख लिया था और भी बायोस्टेट के लेक्चर्स देख लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है और इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो इनको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक में इनकी मॉर्फोलॉजी पहले देख लेते हैं, इसके बाद फिर इनकी रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल देखेंगे। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये जो है एक पैरासाइट है, यानी ये पैथोजन होते हैं। और ये एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है ये बीमारी एमीबियासिस डाइजेंट्री पैदा करते हैं, यानी अमीबी पेचिस जिसे अतिसार भी कहते हैं, तो वो पैदा करते हैं, डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये अमीबा के ही तरह होते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इनके सिस्टमेटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन हम देख लें। तो कहाँ किस फाइलम में रखा गया एंट अमीबा हिस्टोलिका? एंट अमीबा हिस्टोलिका फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। और प्रोटोजोआ में कौन से एनिमल्स रखे जाते? क्लासिफिकेशन एक जब मैंने प्रोटोजोआ बताया था आपको, इनके कैरेक्टर बताया था, तब बताया था कि ये कैसे होंगे। प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स होंगे सब माइक्रोस्कोपिक होंगे। तो ये कैसा होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा, यानी हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो फाइलम क्या हो गया इनका? प्रोटोजोआ हो गया। सब फाइलम क्या हो गया? सार्कोमेस्टिगोफोरा हो गया। क्लास क्या हो गया? राइजोपोडा हो गया। ऑर्डर क्या हो गया? एमीबीडा हो गया। और जीनस एंट अमीबा, स्पीसीज क्या हो गई? हिस्टोलिका। तो प्रोटोजोआ में कैसे रखे गए थे एनिमल? माइक्रोस्कोपिक। तो ये कैसा होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा, यानी सूक्ष्म होगा। और सब फाइलम जो है सार्कोमेस्टिगोफोरा, यानी इनमें क्या पाया जाएगा? ये जब इनका लोकोमोशन होगा तो वो कैसे करेंगे? स्यूडोपोडिया बनेगा, यानी ये स्यूडोपोडिया बनाते हैं। क्लास क्या हो गया इनका? राइजोपोडा हो गया। ऑर्डर क्या हो गया? एमीबीडा, क्योंकि एमीबा से लिया गया, एमीबीडा ऑर्डर हो गया। जीनस क्या हो गया? जीनस एंट अमीबा। और स्पीसीज क्या हो गई? हिस्टोलिटिका हो गई। ये कहाँ पे इनके पाया जाता है? अगर इनकी हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये भारत, चीन, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कैसे प्रदेश में? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी या इस तरह से रीजन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये भारत में या जहाँ भी पाया जा रहा है, तो जहाँ घनी बस्तियाँ हों, जैसे गांव हो या मलिन एरिया हो, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अब इनकी हैबिट एंड हैबिटेट की अगर बात करें हम, तो ये कहाँ पे है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो मनुष्य की जो इंटेस्टाइन होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो बड़ी आंत होती है, कोलन बोलते हैं बड़ी आंत को। तो ये कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की बड़ी आंत में, यानी कोलन में पाया जाने वाला माइक्रोस्कोपिक परजीवी है। कभी कभी ये जो है कहाँ पहुँच जाता है? लीवर, लंग्स और ब्रेन या टेस्टिस में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे भी ये रहने लगते हैं। और ये जो म्यूकोसा, यानी इंटेस्टाइन के जो कोलन पार्ट, बड़ी इंटेस्टाइन होती है उसे कोलन कहते हैं, उनके सब म्यूकोसा और म्यूकोसा में रहता है, टिश्यू में रहते हैं। तो इनके कई फॉर्म, 3 रूपों में ये मिलते हैं, 3 तरह के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो जो मनुष्य की आंत में रहने वाली, यानी इनकी टिश्यू में जो रहने वाली फॉर्म होती है, वो ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है। और जो इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में होती है, वो वाली जो फॉर्म होती है, वो प्रीसिस्ट फॉर्म होती है। उसके बाद जो टिश्यू में ही रहेंगी और वो फॉर्म, यानी जब एडल्ट बनेंगे तो सिस्ट फॉर्म होती है, जिससे वो एडल्ट में रूपांतरित हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, ग्रोथ करके और ट्रोफोजोइट फॉर्म बना लेते हैं। तो इनके 3 रूप होते हैं। एक कौन सा हो गया? ट्रोफोजोइट हो गया। और दूसरा ट्रोफोजोइट फॉर्म हो गई जो टिश्यू में रहती है, यानी उसकी म्यूकोसा और इंटेस्टाइन की, और सब म्यूकोसा में और टिश्यू में रहती है।
और दूसरी फॉर्म कौन सी होगी, प्रीसिस्टिक फॉर्म हो गई, जिसे माइन्यूटा कहते हैं। और ये कहाँ पे रहती है, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, यानी उनकी कैविटी में रहती है। और ये जो ल्यूमेन में रहती है वो डिजीज़ कॉज नहीं करती है। और तीसरी फॉर्म जो हो गई वो क्या हो गई, सिस्टिक फॉर्म, यानी सिस्ट फॉर्म हो गई। ये क्या करेंगे, ये जो है वो रूपांतरित वृद्धि करके सिस्ट जो है वो एडल्ट में चेंज हो जाती है। तो ये 3 तरह की इनकी फॉर्म होती है। तो जो एडल्ट फॉर्म है, यानी इनके ट्रोफोजॉइड जो फॉर्म है वो कहाँ पे रहती है, मनुष्य की बड़ी आंत में पाई जाती हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक जंतु, और ये ही ट्रोफोजॉइड फॉर्म ही डिजीज़ काज करता है। और कभी कभी जब ये लीवर या ब्रेन और इसमें पहुँच जाते हैं, वहाँ पे भी ये रहने लगते हैं। और ये आंत की जो स्लेश लेयर होती है, आंत के अंदर जो उनके म्यूकोसा लेयर जो होती है, उनमें ये जब अंदर काफ़ी घाव पैदा कर देते हैं, तो वहाँ पे अल्सर यानी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं और वो अल्सर पैदा करते हैं। तो ये आंत की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पर आक्रमण करके एमीबाइक डिजेंट्री और या एमेबियासिस रोग उत्पन्न करते हैं। या रोग, अब ये जो आंत में घाव बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, इनकी जो स्लेश लेयर है उन आंत की स्लेश लेयर को या क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे उनमें अल्सर यानी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, अल्सर हो जाते हैं। और ये अल्सर यानी जो घाव हो रहा है वो किसके वजह, मतलब उनकी जो म्यूकोसा लेयर है वो किसके वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, वो एक तरह का सब्सटेंस उनसे सिक्रीट होता है। वो सब्सटेंस क्या है आपका, हिस्टोलाइटिक सब्सटेंस है, या टिश्यू डिज़ोल्विंग सब्सटेंस वो सिक्रीट करते हैं, जिससे वो आंतों के स्लेश में घुस जाते हैं, अंदर काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, और अल्सर या अमीबी ब्लड के साथ निकलते हुए, आंव के साथ निकलते हुए पेचिस पैदा करते हैं, जिसे बोलते हैं एमीबियासिस बोलते हैं इनकी बीमारी को। तो ये कैसे हो गया, यानी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, और रोग जनन यानी रोग पैदा करने वाले ट्रोफोजॉइड फॉर्म होते हैं। अब ये जो ट्रोफोजॉइड, यहाँ पे फिगर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आप इसकी ट्रोफोजॉइड फॉर्म हो गई, यानी मैग्ना फॉर्म। ट्रोफोजॉइड को क्या फॉर्म बोलते हैं, मैग्ना भी बोलते हैं। और दूसरी फॉर्म क्या हो गई, प्रीसिस्टिक फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, माइन्यूटा बोलते हैं। और तीसरी फॉर्म क्या हो गई, सिस्टिक फॉर्म हो गई। तो ये तीनों 3 फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं। तो इनके जो ये ट्रोफोजॉइड थी, इनको सबसे पहले जो देखा था लैम्बल ने देखा था 1859 में, यानी 1859 में सबसे पहले लैम्बल ने इनके ट्रोफोजॉइड फॉर्म देखी थी एंटमीबा हिस्टोलिका के। और फेडरिक लेस जो थे वो इनके पैथोजन को इनके पैथोजन डिस्क्राइब किया था कि ये पैथोजेनिक रूप में रहते हैं। अब ट्रोफोजॉइड देख लें कि ट्रोफोजॉइड कितना बड़ा होता है, कैसे होता है, कहाँ पे किस आकार का है। तो ट्रोफोजॉइड जो है वो लगभग कैसा होता है, ओवल होता है। तो ये सक्रिय यानी कैसे है, एक्टिव है, सचल है यानी मूवेबल फॉर्म है इनकी, यानी ये स्यूडोपोडिया बनाते हैं, और स्यूडोपोडिया जो है वो मोनोक्रोनल गति करते हैं, यानी कई, जैसे आपने अमीबा में देखा था कि 2 स्यूडोपोडिया एक इधर बढ़ रहा है, फिर ऐसे ऐसे वो एक एक बनता है और ऐसे बाइपेडल की तरह वो चलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, मोनोक्रोनल, यानी एक स्यूडोपोडिया एक आगे बढ़ेगा, फिर इस तरह से क्रॉलिंग गति करेंगे, यानी वो इस तरह सुकुड़ सुकुड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये कैसी ट्रोफोजॉइड जो फॉर्म है, ये फॉर्म ट्रोफोजॉइड की है, ये कैसी है, ये एक्टिव है और मूवेबल है, यानी सचल फॉर्म है, जो मनुष्य की कोलन के म्यूकोसा या सब म्यूकोसा के रूप में रहते हैं। और ये ट्रोफोजॉइड फॉर्म ही डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, यानी रोग उत्पन्न करता है। ये सामान्यतः कितने बड़े होते हैं, 20 से 30 माइक्रोन व्यास के। जो इनका व्यास है वो लगभग कितना होता है, 20 से 30 माइक्रोन का होता है। और इनमें सबसे बाहर की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। तो सबसे बाहर की तरफ जो है इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कैसी होती है, पतली और लचीली होती है और सेमी परमिएबल होती है। यानी ये बाहर की जो लेयर है वो किसकी बनी है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी है, जो कैसी है, पतली, लचीली और सेमी परमिएबल होती है।
इनके बीच में क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म। इसमें ये सब क्या भरे हुए हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म जो है वो दो तरह का होता है। तो बीच में क्या भरा हुआ है, इसका साइटोप्लाज्म। जो बाहरी साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, कणिका विहीन, यानी उसमें नॉन ग्रैन्यूल, उसमें ग्रैन्यूल एब्सेंट होते हैं और उसे क्या बोलते हैं, इक्टोप्लाज्म। यानी बाहर वाले को, ये वाला जो बाहर वाला यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अंदर अंदर गाढ़ा हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, ग्रैनुलर। अंदर वाला ग्रैनुलर है, इसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। और बाहर वाला कैसा है, नॉन ग्रैनुलर, यानी इसमें कणिका नहीं पाई जाती है, स्वच्छ होता है, इसे इक्टोप्लाज्म कहते हैं। तो इनका साइटोप्लाज्म जो है वो दो भागों में बटा होता है, एक इक्टोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म। तो इक्टोप्लाज्म कैसा हो गया, बाहरी भाग हो गया और स्वच्छ हो गया और नॉन ग्रैनुलेटेड, यानी उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जाता। और केंद्रीय जो होता है, यानी जो केंद्रीय है वो कैसा होता है, कणिकामय होता है, यानी उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म बोलते हैं, में बटा होता है इनका। अब न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस खास तरह का होता है, जैसे वेस्कुलर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, एंडोप्लाज्म में एक वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है। अब ये वेसिकुलर न्यूक्लियस जो होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, उसके बीच में एक न्यूक्लियोसोम या कैरियोसोम होता है, जैसे एंडोसोम भी बोलते हैं। तो बीच में कैसा होगा, बीच में एक कैरियोसोम, एंडोसोम होता है। और ये कितना बड़ा होता है न्यूक्लियस, 4 से 6 माइक्रोन का, यानी 4 से 6 माइक्रोन व्यास का न्यूक्लियस होता है, जिनके चारों ओर क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चारों तरफ जो न्यूक्लियस घिरा होता है वो किससे घिरा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और परिधि पे क्या होते हैं, परिधि पे क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स जो है वो किनारे किनारे क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स लगे रहते हैं। तथा केंद्र में क्या होता है, एक एंडोसोम होता है। इनके बीच में जैसे बताया था मैंने अभी, कैरियोसोम या एंडोसोम होता है। और न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन और एंडोसोम के बीच में जो है वो, इसके बीच में जो लिक्विड भरा है, द्रव्य भरा है, उसमें क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल की तीलियाँ जैसे, यानी धारियाँ पाई जाती हैं। उनकी जो धारियाँ हैं वो कैसी हैं, तीलियों की तरह चारों तरफ बिखरी रहती हैं। और एंडोप्लाज्म में और भी क्या होती हैं, फूड वैक्यूल्स होती हैं। ये सब आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक तरह से फूड वैक्यूल है। तो इसमें फूड वैक्यूल वो इसमें रिजर्व नहीं रहेंगे, बल्कि इसमें क्या है, इंगेस्टेड बैक्टीरिया या आरबीसी, वो सब इसके अंदर फूड वैक्यूल में रहते हैं। ये सब इंगेस्टेड बैक्टीरिया और या ग्लाइकोजन के रूप में वो रहते हैं। तो ये क्या होगी, इंगेस्टेड आरबीसी या इंगेस्टेड बैक्टीरिया रहते हैं फूड वैक्यूल की तरह। और इनमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती। अमीबा में आपने देखा कि कंट्रक्टाइल वैक्यूल होती है, इसमें एंटमीबा हिस्टोलिका में कंट्रक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। तो इनका न्यूक्लियस कैसा हो गया, न्यूक्लियस जो है वेसिकुलर हो गया। और कितने व्यास का हो गया, ये 4 से 6 माइक्रोन व्यास का होता है। इनके बीच में ये आप जो देख रहे हैं, ये बीच में क्या है, बीच में कैरियोसोम या एंडोसोम होता है। और किनारे किनारे पे ये सब यहाँ ये सब जो है, ये क्या है, क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स हैं। तो ये सब क्रोमेटिन के ग्रैन्यूल्स हैं। और यहाँ पे फिर ये जो है क्रोमेटिन मटेरियल की ये तीलियाँ, इस तरह से ऐसे ऐसे धारी जैसे तीलियों जैसे पूरा क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो फैला रहेगा। इनमें जो इक्टोप्लाज्म होता है वो आगे की तरफ जब ये लोकोमोशन करते हैं, यानी जब ये गति करते हैं, तो इनका जो इक्टोप्लाज्म है, बाहरी वाला जो प्रोटोप्लाज्म है, वो क्या थोड़ा आगे बढ़ जाता है और इससे एंडोप्लाज्म से बिल्कुल डिफरेंस अंतर दिखने लगता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो ये आगे बढ़ के क्या बना लेते हैं, स्यूडोपोडिया बना लेते हैं। तो तीनों फॉर्म जो हैं इनकी, इसमें क्या डिफरेंस हो गया, जो माइन्यूटा फॉर्म है वो भी इसी तरह होती है, लेकिन उसमें जो फूड वैक्यूल है वो नहीं होती, और उसका जो फॉर्म होता है वो काफ़ी छोटा, साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा होता है। रहते ट्रोफोजोइट की तरह है। तो ट्रोफोजोइट में भी क्या है, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है वेसिकुलर। इसी तरह इसमें भी एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म होता है और एक वेसिकुलर
न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो क्या होंगी, छोटी होंगी, और इनकी साइज़ जो है वो बड़ी होती है। और क्या है, फूड वैक्यूल जो है वो नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि ये कैसी फॉर्म है, ये जो है सिस्ट फॉर्म है, खाती पीती नहीं है, तो इसमें फूड वैक्यूल ये नहीं होते। सिस्ट फॉर्म में क्या होंगे, सिस्ट फॉर्म में क्रोमैटिन मटेरियल जो है इसकी क्रोमैटिन मटेरियल के 2 रॉड लाइक क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं, जो बाद में क्या होते हैं, डिज़ोल्व होकर पूरे इनके साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। और फूड वैक्यूल होती है जो ग्लाइकोजन वैक्यूल की तरह, यानी ग्लाइकोजन वैक्यूल बना लेते हैं। तो ये सिस्टिक फॉर्म में हो गया। तो नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं इनका स्यूडोपोडिया, कि वो स्यूडोपोडिया कैसे हो गए, मोनोक्रोनिक हो गए, यानी एक एक बनता जाता है और आगे गति करता जाता है। तो ये देख लीजिए अब नेक्स्ट। तो जो स्यूडोपोडिया थे मतलब आगे ये बना लेते हैं और इस तरह से मूवमेंट या गति करते हैं। अब इनकी न्यूट्रिशन की बात करें, यानी पोषण की बात करें, ट्रोफोजाइट में पोषण होता है, ट्रोफोजाइट ही पोषण करते हैं। तो जब पोषण इनमें कैसा होता है, होलोजोइक। तो पोषण कैसा, ट्रोफोजाइट में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी होलोजोइक प्रकार का पोषक होता है। तो ये होलोजोइक प्रकार का पोषण क्या होता है, ये इसमें जो बैक्टीरिया है या आरबी रेड ब्लड कार्पस जो सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि इनकी जो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इनमें आके सट जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ये इनको जब फूड वैक्यूल जो फूड पार्टिकल से आके इस पर सट जाएंगे, तो ये दोनों इनकी मेम्ब्रेन जो है उनके साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, और इसके बाद से साइटोप्लाज्म में वो अंतर विलीन कर लेते हैं, यानी मिला लेते हैं, और उसके बाद से फिर वो साइटोप्लाज्म से फिर अलग हो जाते हैं, इनकी मेम्ब्रेन से अलग हो जाते हैं। तो ये वैक्यूल बना लेते हैं, यहाँ पे फूड वैक्यूल बना लेते हैं, यानी इंगेशन कर लेते हैं, वो निगल लेते हैं। तो इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो जो एडल्ट होते हैं, यानी जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है, उसमें पोषण होता है, और वो किस टाइप का होता है, होलोजोइक पोषण होता है। या फैगोट्रॉफी विधि से पोषण करते हैं। फैगोट्रॉफी यानी इनको घेर के और निगल लेना, फैगोट्रॉफी विधि से पोषण करते हैं। इनमें भोजन के कण जो है वो पश्च सिरे पर सेल मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं। सबसे पहले जो फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन के से चिपक जाएंगे और साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं, यानी फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आके चिपक गया और इनके साइटोप्लाज्म में यानी इनकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी और इसमें ये मिल जाएंगे। उसके बाद से वो अंदर कर लिए जाएंगे, साइड इनके इधर प्रोटोप्लाज्म घेर लेगा इधर आगे आके और अंदर कर लिए जाएंगे, और फिर इनकी जो ये मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन से फिर अलग हो जाएंगे, तो वो फूड वैक्यूल बना लेते हैं। बाद में सेल मेम्ब्रेन से अलग होकर फूड वैक्यूल बना लेते हैं। अब दूसरी फॉर्म जो थी वो कौन सी फॉर्म थी, प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म। तो माइन्यूटा फॉर्म मैंने बताया था वो कैसी होती है, ट्रोफोजॉइट की ही तरह होती है, साइज़ में सिर्फ छोटी होगी, और क्या होगा कि इनमें जो इंगेस्टेड बैक्टीरिया हैं या रेड ब्लड कार्पस हैं वो नहीं रहेंगे, यानी फूड वैक्यूल इसमें नहीं पाई जाएगी। देखिए फूड वैक्यूल नहीं पाई जा रही है। साइज़ इसका कितना था, 12 से 15 माइक्रोन था, और इसका साइज़ क्या है, छोटा, यानी 12 से आप ये जो इसका साइज़ था 20 से 30 माइक्रोन था, ये 20 से 30 माइक्रोन इसका साइज़ था, और इसका क्या है 12 से 15 माइक्रोन साइज़ है। तो प्रीसिस्टिक फॉर्म या माइन्यूटा फॉर्म कैसी होती है, छोटा, गोल और नॉन फीडिंग। ठीक है, प्रीसिस्टिक फॉर्म जो है ये वाली फॉर्म कैसी होगी, छोटी, गोल और नॉन फीडिंग होती है, नॉन मूवेबल होती है। इनका व्यास कितना होता है, 12 से 15 माइक्रोन व्यास के होते हैं। इनकी संरचना जो है वो ट्रोफोजॉइट की ही तरह होती है, साइज़ में क्या है, छोटे होते हैं, ट्रोफोजॉइट की तरह सब पार्टिकल्स इसमें रहेंगे और ये साइज़ में छोटे होंगे। सिर्फ क्या एब्सेंट होगा, फूड वैक्यूल एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये कैसी है, ये फॉर्म कैसी है आपकी, नॉन फीडिंग फॉर्म है, इसलिए इनकी फूड वैक्यूल एब्सेंट होती है। और ये इंटेस्टाइन के ल्यूमेन यानी इनकी जो कैविटी होती है उसमें रहते हैं, और ट्रोफोजॉइट कहाँ रहते हैं, ये टिश्यू में रहते हैं, और ये इनकी कैविटी, इंटेस्टाइन की कैविटी में रहते हैं।
और ये डिजीज़ उत्पन्न नहीं करते और कोई बीमारी उत्पन्न नहीं करते प्रीसिस्टिक फॉर्म। ट्रोफोजोआ और कभी कभी क्या हो बाद में जब जो होस्ट हैं उनके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता इनकी कम जब हो जाती तब ये क्या करते हैं ट्रोफोजोइट में इस फॉर्म में कन्वर्ट होके और बीमारी या डिजीज़ एमीबिएसिस डिजीज़ उत्पन्न कर लेते हैं। तीसरी फॉर्म कौन सी है? ये सिस्टिक फॉर्म। तो तीसरी फॉर्म कैसी होगी? सिस्टिक फॉर्म होगी। ये सामान्य परिस्थितियों में माइन्यूटा रूप में पुट्टी भवन होने लगता है, यानी इंसिस्टमेंट होने लगता है किसमें? प्रीसिस्टिक फॉर्म में, यानी माइन्यूटा में इंसिस्टमेंट होने से क्या बन जाते हैं? सिस्टिक फॉर्म बन जाती है। तो सिस्टिक फॉर्म क्या है? सामान्य परिस्थितियों में माइन्यूटा रूप में पुट्टी भवन इंसिस्टमेंट होने से क्या होने लगता है? सिस्ट बन जाती है, जो आंत की गुहा के अंदर होता है, यानी कैविटी में ही सिस्ट जो है वो क्या करेगी? पुट्टी भवन कर रही है, मल्टीप्लिकेशन कर रही है या उसमें जनन हो रहा है तो आंत की ल्यूमेन में। इस प्रक्रिया में प्रत्येक माइन्यूटा रूप कैसा हो जाता है? गोल हो जाएगा। और क्या होता है? उनके चारों ओर एक प्रतिरोधक वॉल बन जाती है, यानी एक सिस्ट वॉल बन जाएगी। छोटा हो गया और चारों तरफ सिस्ट वॉल बन जाती है। इसका व्यास कितना होता है? 10 से 12 माइक्रोन तक ये छोटा होता है और इसमें 2 या 3 ग्लाइकोजन मास या रिज़र्व जो है वो फूड होते हैं। 2-3 ग्लाइकोजन मास या रिज़र्व फूड होते हैं और 1 या 2 कैसे? अपरिवर्तनीय, यानी अपरिवर्तनीय क्या होती है? छड़ों के रूप में क्रोमैडियल बॉडी या क्रोमैडियल बार होता है, यानी छड़ के रूप में क्रोमैडियल बार होता है, जो किसका बना होता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। तो ये क्रोमैडियल बार जो है वो कैसी होती है? ब्लंट, यानी छड़ें जो है वो सिरों पे कैसी होंगी? ब्लंट होंगी। ये रचनाएं धीरे धीरे बाद में जो है ये धीरे धीरे रचनाएं जो हैं वो लुप्त हो जाती हैं। और क्रोमैडियल जो छड़ें हैं वो किसकी बनी है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती हैं। तो ये जब छड़ जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की वो लुप्त हो गई या ग्लाइकोजन जो बॉडी है वो लुप्त हो जाती है तो ये पूरे इनके साइटोप्लाज्म में फैल जाती है। जो छड़ों के विलुप्त होने के साथ साथ इनकी प्रोटीन जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की जो छड़ें बनी हैं वो क्या हो गई? साइटोप्लाज्म में फैल जाती हैं। इसके न्यूक्लियस में ट्रोफोजोइट के लक्षण होते हैं, यानी इनका न्यूक्लियस जो है वो कैसे एक्टिव कार्य करता है? ट्रोफोजोइट के ही तरह कार्य करने लगता है और शुरू में सिस्ट जो है वो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाद में ये बाई न्यूक्लिएटेड हो जाती है। कुछ समय पश्चात जो है इसमें केंद्रक में विभाजन होने से ये क्या हो जाती हैं? बाई न्यूक्लिएट हो जाती हैं, यानी उसमें 2 न्यूक्लियस हो जाता है और अंत में जो है फिर ये 2 न्यूक्लियस फिर विभाजन करेगा और 4 यानी टेट्रा न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। इसके बाद यानी टेट्रा न्यूक्लिएटेड हो जाती है। इसके बाद सिस्ट का और डेवलपमेंट इसके मतलब ल्यूमेन इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में नहीं होता, आंत में अब नहीं हो पाएगा तो वो होस्ट के बॉडी से बाहर निकल आएंगी। तो विभाजन जो है वो सिस्ट में इसके बाद नहीं हो पाता, यानी इसके बाद का डेवलपमेंट आंत की गुहा में नहीं हो पाता और होस्ट के ये फीकस के साथ या मल के साथ जो है वो बाहर आ जाती हैं और नए होस्ट के ये सिस्ट जो है नए होस्ट के लिए संक्रामण अवस्था होती है, यानी जब उन्हें नया होस्ट मिलेगा तब ये फिर उसमें इन्फेक्शन पैदा करेंगी, उसमें जाके फिर सिस्ट वॉल जो है वो घुल जाएगी और वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे, यानी ट्रोफोजोइट फॉर्म बना लेंगे। और ये बाहर आने के फीकस के साथ जब बाहर आ जाती हैं तो बाहर ये 10 दिनों तक जो है वो जीवित रहती हैं। इसके बाद वो अगर नया होस्ट नहीं मिलता तो वो मर जाएंगी और या 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी अगर पे ये मर जाती हैं। तो अब डायग्राम से हम आपको क्लियर कर दें, तीनों एंट अमीबा एस्टोलिका जो है वो कितने फॉर्म में? 3 रूपों में मिलता है। कौन कौन सा? ट्रोफोजोइट या मैग्ना फॉर्म बोलते हैं, ट्रोफोजोइट या ट्रोफिक फॉर्म या मैग्ना फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या है? प्रीसिस्टिक फॉर्म या माइन्यूटा फॉर्म। और तीसरी फॉर्म क्या है? सिस्टिक फॉर्म होती है। तो जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है वो और प्रीसिस्टिक फॉर्म जो है वो कैसी होती है? सेम होती है। सिर्फ
इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फूड वैक्यूल नहीं होती है, एब्सेंट होती है। इनमें जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। बीच में क्या है, एक बड़ा वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है। वेसिकुलर न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, यानी कि इसमें जो क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स हैं वो चारों तरफ परिधि पे रहते हैं और क्रोमैटिड मटेरियल की जो छड़ें यानी तीली की तरह इस तरह से धारियाँ जैसे फैले रहते हैं। और बीच में जो है एंडोसोम या कैरियोसोम होता है। सभी में इसी तरह का न्यूक्लियस होता है। ये जो ट्रोफोजॉइड फॉर्म है वो कहाँ पे पाई जा रही है? टिश्यू, यानी टिश्यू में ये फॉर्म रहती है, टिश्यू में रहती है। और जो प्रीसिस्टिक फॉर्म है यानी माइन्यूटा फॉर्म है वो कहाँ रहेगी? इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में रहती है। और ये सिस्ट कहाँ है? यानी माइन्यूटा से ही जब इनका केंद्रक विभाजन होता है तो ये सिस्ट बनती है। तो ये भी कहाँ रहती है? ल्यूमेन में रहती है। तो ये भी ल्यूमेन में पाई जाती है। और ट्रोफोजॉइड फॉर्म जो थी वो क्या थी? डिजीज़ काज करती थी, यानी कि बीमारी पैदा कर रही थी। और प्रीसिस्टिक फॉर्म कोई बीमारी पैदा नहीं करती है, सिर्फ ल्यूमेन में पड़ी रहती है। और ये क्या करते हैं, ये इनमें जो जनन हो के यानी समान परिस्थितियों में इनमें जो है इनका केंद्रक जो है वो विभाजन हो के और क्या बना लेता है? सिस्टिक फॉर्म बना लेता है। तो जब विभाजन होता है और इसके ऊपर एक क्या बन जाएगी? एक प्रतिरोधक वॉल बन जाती है। इस तरह से एक वॉल बन जाती है। और इनमें जो है क्रोमैटिड बॉडी जो है वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की जो दो छड़ों के रूप में पाए जाते हैं। और कुछ 2 या 3 क्या है ग्लाइकोजन बॉडीज़, ग्लाइकोजन वैक्यूल भी पाई जाती है जो रिजर्वायर फूड की तरह होती है। तो कुछ समय बाद जो है ये दोनों जो रचनाएं हैं यानी कि क्रोमैटिड बार जो है और जो ग्लाइकोजन बॉडी है ये विलुप्त हो जाएंगी। और इनकी जो इसमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है वो इनके साइटोप्लाज्म में और जो है वो फैल जाएगा पूरे साइटोप्लाज्म में। और शुरू में सिस्ट जो है वो कैसी होंगी? एक न्यूक्लियस होगा उसमें, यानी जो है मोनोन्यूक्लिएटेड होती हैं। बाद में इनका जो न्यूक्लियस है वो विभाजन हो जाता है, यानी ये विभाजन होने से इनमें क्या हो जाते हैं? बाइन्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। और फिर उनमें एक बार और विभाजन होता है जिससे 2 बन गया न्यूक्लियस। फिर 2 से एक बार जब और विभाजन होगा तो क्या होंगे? टेट्रा न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस वाली सिस्ट बन जाएगी। और ये सिस्ट जो है वो 4 न्यूक्लिएटेड वाली जो सिस्ट होगी वो क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है। यानी एंट अमीबा हिस्टोलिका की जो इन्फेक्टिव स्टेज है, यानी नए होस्ट को जो इन्फेक्शन करेगी वो क्या है? 4 न्यूक्लिएटेड सिस्ट हो जाएंगी, मीन्स 4 न्यूक्लियस वाली सिस्ट हो जाएंगी जो नए होस्ट को इन्फेक्शन करेंगे। अब ये इन्फेक्शन नए होस्ट में कैसे पहुंचेगा? नए होस्ट में जब ये सिस्ट जो है वो होस्ट के फीकस के मल के साथ आ गया, यानी उनके फीकस के साथ बाहर आ गई, तो खाने पीने जो सिस्ट से कंटामिनेटेड यानी सिस्ट से दूषित पानी है, फूड है, जब वो मनुष्य लेता है यानी वो जब निगल लेता है तो सिस्ट जो है वहाँ पे उनकी वॉल जो है छोटी आंत में जाके डिज़ोल्व, उनकी छोटी आंत में जाती है सिस्ट तो इनकी वॉल जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, वॉल हट जाती है। और ये एक बार और वहाँ पे विभाजन होके 8 न्यूक्लिएटेड होके ट्रोफोजॉइड फॉर्म में बाहर आ जाती हैं और फिर वो वृद्धि करके ट्रोफोजॉइड बन जाती हैं और इन्फेक्शन कॉज करने लगती हैं। तो ये हम देख लेंगे कि कैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे इन्फेक्शन न्यू होस्ट में कैसे इन्फेक्शन हो रहा है, यानी इनका जनन और लाइफ साइकिल, यानी जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है इनका रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।